मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं गांव का रहने वाला था। बचपन से ही हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, जिसकी वजह से हमें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। मैं अनपढ़ था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे पिता एक किसान थे और खेती बाड़ी करके हमारा घर चला रहे थे। मैं भी अपने पिता के साथ खेती बाड़ी करने में उनका हाथ बटाया करता था। एक दिन मेरे पिता की अचानक ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। उस वक्त मैं 12 साल का था। पिताजी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और पिताजी के इलाज के लिए काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत थी। हम लोग तो गरीब थे। हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था। डॉक्टर ने कहा था कि जितना ऑपरेशन में पैसा लगेगा उतना वो बहुत ज़रूरी है, वरना यह नहीं बच सकेंगे। माँ के पास जितना भी जेवर था सारा बेच दिया और पिताजी के इलाज में वह सारे पैसे लगा दिए। लेकिन आखिरकार पिताजी के इलाज के लिए फिर भी पैसे कम ही पड़ रहे थे। उसके बाद हमने अपना घर भी बेच दिया, लेकिन आखिरकार पिताजी के इलाज के लिए फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। उसके बाद हमने अपना घर भी बेच दिया और पैसा पूरे होने के बाद डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए दे दिए। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद भी मेरे पिताजी नहीं बच सके। वह हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। हम लोग किराए के घर में रहने लगे थे। गांव के आस पड़ोसी हमारी मदद कर दिया करते थे। पिताजी की मौत को अभी 15 दिन ही गुजरे थे। एक दिन हमने किराया का मकान ले लिया, लेकिन यह नहीं पता था कि उसका किराया किस तरह से दिया जाएगा। अभी पिताजी की मौत को 15 दिन हुए थे और हमें इस किराए के घर में आए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे, जब अचानक माँ भी सदमे में इस दुनिया से चल बसी। मेरी माँ अपने पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और इन गरीबों की ज़िंदगी को कोई नहीं झेल पाया और इस दुनिया को वह छोड़कर चली गई। 12 साल की उम्र में ही मैं अनाथ हो गया था। गांव के लोगों ने काफ़ी दिनों तक मुझे खाना पीना दिया, लेकिन आखिरकार गांव के सारे लोग गरीब भी थे। कोई मेरी मदद कब तक कर सकता था। एक दिन मैं नौकरी की तलाश में फिर रहा था। फिर मैंने सोचा शायद गांव में तो मुझे कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं बेझिझक ही स्टेशन जाकर ट्रेन में बैठ गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी मंजिल मुझे कहाँ लेकर जा रही है। ट्रेन में मेरी मुलाकात एक 20 साल के लड़के से हुई। वह मुझे मेरे बारे में पूछ रहे थे। तुम्हारे साथ और कोई नहीं है? तुम इस ट्रेन में अकेले ही बैठे हो? लेकिन मैं उनको क्या बताता कि मेरे माता पिता दोनों ही मुझे दुनिया से छोड़कर चले गए। मैं खामोश खड़ा रहा तो उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो। मैंने उनको बता दिया कि मैं इस तरह से अनाथ हुआ और इस तरह से मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ। फिर उस लड़के का नाम विनायक था। उसे मुझसे कहा कि मेरे घर में एक नौकर की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे घर में नौकरी करना पसंद करोगे? मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। वहाँ पर तुम्हें खाने पीने के लिए खाना मिलेगा और यहाँ तक कि रहने के लिए तुम्हें कमरे भी दिया जाएगा। उनकी बातें सुनकर मैं खुश हो गया था, क्योंकि इस दुनिया में मुझ जैसे गरीबों को कोई नहीं समझता। मैं सोच लिया था कि अगर वह मुझे अपने घर में कितना ही घटिया काम भी करवाएंगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से मैं उनके घर चला गया। उन्होंने मेरी मुलाकात अपनी 24 साल की बहन से करवाई, जो कि जवान थी और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। उसी घर में वह अकेली रहती थी। विनय साहब ने बताया कि वह भूटान में नौकरी करते हैं। वहाँ
और वहीं पर ही रहते हैं। उनकी बहन यहाँ इस घर पर अकेली रहती हैं, इसलिए वह चाहते हैं कि मैं इस घर में नौकर बनकर रहूं और उनकी भी सेवा करूं। मैं सब की बातों को अच्छी तरह से समझ गया था। घर बहुत बड़ा और अच्छा बना हुआ था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा था। मैं उसी घर में जाकर बहुत खुश हो गया था। मुझे वहाँ पर रहने के लिए एक क्वार्टर दे दिया गया था। वहाँ पर मेरे दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। मेरा काम घर के सारे काम करना होता था, क्योंकि घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ मैं और सब यानी उनकी साहब की बहन यानी बड़ी मैडम रहती थी। सबकी बहन सबने उम्र में 4 साल भाई साहब से उनकी बहन 4 साल की बड़ी थी और वह सारा दिन अपने कमरे में ही रहती थी। अपने कमरे में कभी निकलती तो सिर्फ किसी के घर आने जाने के लिए ही निकलती थी। घर में उनके बहुत सारे दोस्त भी आया करते थे। उसी घर में मुझे सब टाइम का खाना मिलता था। खाना बनाने के लिए एक नौकरानी भी रखी हुई थी, जो मुझे भी खाना दिया करती थी। वहाँ पर जाकर मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। काम करने के साथ साथ मुझे दुनिया के सारे आराम भी मिलते थे। साहब हर 3 महीने में मुंबई आ जाते थे और 15-20 दिन तक यहाँ रुकने के बाद फिर से भूटान चले जाते थे। इसी तरह से गुजरते दिन चल रहे थे और देखते ही देखते मैं 20 साल का हो गया था। लेकिन इस बात मेरी आज समझ में नहीं आ रही थी कि बड़ी मैडम की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई थी। ना तो कभी वह शादी के लिए कहती थी और ना ही कभी साहब से उसकी शादी का कोई जिक्र किया था। दोनों भाई बहन आपस में अच्छे तरीके से बातें भी किया करते थे। सब भूटान से बहुत सारा पैसा साहब भूटान से बहुत सारा पैसा कमा कर लाते थे। सुना था वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, जहाँ उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। वैसे भूटान के अलावा वह अलग अलग शहरों में भी जाते रहते थे। मेरे सब बिजनेस के सिलसिले में फ़्लाइट से एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते रहते थे और अब की बार जब से वह गए थे तो 1 हफ्ते में लंदन में रह रहे थे। घर में साहब की बहन यानी कि बड़ी मैडम मौजूद थी। साहब जब भी यहाँ पर आते थे वह अक्सर सुबह को उनकी देर से उठने की आदत थी और वह वहाँ भी देर से ही उठते थे, इसलिए मैं भी बंगले में सुकून से ही आया करता था। साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका बहुत ही बड़ा बिजनेस था। मैं अकेला यहाँ पर सिर्फ बड़ी मैडम के साथ रहता था। सबको मेरी यह बात बहुत अच्छी लगती थी कि मैं बड़ी मैडम का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। सब का मुझे इस पर रखने का सबसे बड़ा मकसद था यही था कि मैं घर में रहकर बड़ी मैडम का देखभाल करता रहूं। इतने बड़े बंगले में मैडम अकेली बड़ी मैडम के लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए काफ़ी सालों से मैं बहुत सुकून से अपनी नौकरी कर रहा था। मैं नौकरी यहाँ पर लगे हुए 8 साल हो गए थे और मुझे इस घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। ना ही कभी मैंने अपने मालकिन और साहब को शिकायत का मौका दिया था। सबको भूटान में रहते रहते साहब को भूटान में रहते रहते भूटान की भाषा बोलने की आदत हो चुकी थी। वह कभी कभी बंगले पर आने के बाद भूटान की भाषा में बात किया करते थे और इस वजह से मुझे सबकी भाषा समझ में आने लगी थी। इतने सालों में साहब ने मेरे अच्छे बुरे में बहुत साथ दिया था और मैं साहब का सबसे बड़ा वफादार नौकर बन चुका था। और जब कुछ महीने पहले ही जब भूटान से वापस आ रहे थे साहब लौटा तो देखा नहीं थे, अकेले ही नहीं थे वह। यह सब देखकर हम बड़े हैरान हो गए थे कि बल्कि उनके साथ उनकी खूबसूरत पत्नी भी मौजूद थी। सबने मुझे बताया कि आज से वह इसी घर की मालकिन है, क्योंकि साहब को भूटान में रहते रहते उनसे मोहब्बत हो गई थी और उन्होंने उनसे शादी कर ली थी और अब वह उन्हें यहाँ मुंबई लेकर आ गए हैं। यह खबर सिर्फ मेरे लिए चौंका देने वाली नहीं थी, बल्कि बड़ी मैडम भी हैरान रह गई थी, क्योंकि वह उनकी
इकलौते भाई थे और उनके इकलौते भाई ने बिना बताए ही अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। सब साहब की बड़ी बहन यानी बड़ी मैडम की शादी अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी शादी कर ली थी। यह बात बहुत चौंका देने वाली लग रही थी और इस बात का गुस्सा बड़ी मैडम के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वह दुल्हन को घर से ले आए। शुरू में तो बड़ी मैडम ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि भूटान की लड़कियां मुंबई की लड़कियों से बहुत अलग होती हैं और भूटान की लड़कियों को पत्नी बनाकर बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती हैं। बड़ी मैडम बहुत पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्हें दूसरे शहर के बारे में बहुत जानकारी थी। उनका कहना था कि भूटान की महिलाओं के तौर तरीके और उनके रंग रूप हमसे बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, बिल्कुल गैर की तरह। और फिर सब साहब की पत्नी के बारे में बड़ी मैडम को कुछ भी ज़्यादा जानती नहीं थी। वह किस तरह की फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन जब उन्होंने अपने इकलौते भाई की मोहब्बत देखी तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। मेरी मालकिन आज भी घोड़े के साथ बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मुझे बहुत ही शर्म आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मालकिन नींद में ही हो और बिस्तर से उठकर यहाँ पर चली आई हो। मालकिन तो बहुत खूबसूरत थी। उनके काले लंबे बाल कमर तक ही लहरा रहे थे। लहराते हुए वो अक्सर दिखाई दे रहे थे बाल उनके। वह बिल्कुल एक ही परी की तरह लग रही थी जो उसी टाइम शायद अपने होश में नहीं थी। मेरी मालकिन के अंदाज ने और रात के इस टाइम के घोड़े के पास होने वाली बात ने मुझे चौंकाने पर मजबूर कर दिया था और घोड़े की कमर पर हाथ फेर रही थी और इस गले लग रही थी, घोड़े को संभालने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस घोड़े के साथ कोई जज्बाती लगाव हो गया हो। उनका यह अंदाज ऐसा था जैसे वह उसे खामोशी करवाना चाहती हो। ठीक हो जाएगा सबके कहने पर। मैंने भूटान के जैसे खाना पीना भी पकाना सीख लिया था और भूटान की भाषा भी सीख गया था, क्योंकि मेरे साहब की अक्सर भूटान की भाषा में बात किया करते थे। वह चाहते थे कि मालकिन को भी अपने शहर की याद न सताए और वह हमारे घर के माहौल में घुल मिल जाए। हमारे घर की भूटान की जैसी माहौल की तरह कर दिया गया था, लेकिन भूटान के तौर तरीके बहुत ही अलग होते थे। मेरे उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह मुंबई था और मैं 8 साल पहले ही यहीं पर रह रहा था। एक दिन जब हम काम से लौट रहे थे, वह खाने के टेबल पर बैठी हुई थी। सबसे जिद करने लगी कि उन्हें एक घोड़ा चाहिए। साहब से जिद करने लगी कि वह उसे एक घोड़ा चाहिए। साहब ने यह कहकर साफ मना कर दिया था कि उन्हें ऐसे जानवरों से एलर्जी है और घर में किसी भी तरह का जानवर नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें एलर्जी का सामना करना पड़ता है। इसलिए वह घर पर साहब घोड़ा मंगवाने से नहीं ला सकते। उन्होंने मालकिन से कहा कि अगर तुमको घोड़ा का इतना ही शौक है तो तुम कभी कभी मेरे दोस्त के घोड़े से दिल लगा सकती हो। साहब की ऐसी बातें सुनकर मालकिन ने रोना शुरू कर दिया और रोती रोती टूट फूट फूट के शब्दों में कहने लगी कि आपको क्या पता, हम भूटान की लड़कियों को घोड़ों के बिना गुजारा नहीं कर सकती हैं। वैसे भी तो आप कितना कितना दिन घर से बाहर ही रहते हो, आपको घोड़े में कैसे एलर्जी होगी। उसकी देखभाल मैं अच्छी तरीके से करूँगी और ख्याल भी रखेंगी, इस बात पर जिनकी वजह से आपको एलर्जी ना हो। लेकिन मुझे तो डर हर हाल में घोड़ा चाहिए। साहब ने मालकिन को बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह भी जिद पर अड़ी हुई थी और अपनी बात पर ही जोर देती हुई। ना चाहते हुए भी साहब ने उसे एक काले रंग का घोड़ा खरीद कर दे दिया और कहा, घोड़े को इस घर के पीछे ही बांध कर ही रखना। मालकिन घोड़े को देखकर बहुत खुश हो गई और घोड़े को देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक आ गई, जैसे वह घोड़े नहीं बल्कि उनके लिए बहुत खास चीज
हो। मुझे भी लगा कि शायद मालकिन इस घर में अपने आप को अकेलापन महसूस करती है, इसलिए अकेलापन दूर करने के लिए वह घोड़े को घर से इसीलिए मंगवाकर अपना दिल बहलाना चाहती हो, या फिर शायद भूटान की लड़कियों को घोड़े की आदत होगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था वह भूटान की लड़कियां घोड़े के साथ क्या करती हैं। मालकिन को घर पर आए अभी 20 दिन ही हुए थे कि साहब को दोबारा भूटान जाना पड़ा था। मालकिन भी साहब के साथ भूटान जाना चाहती थी, लेकिन साहब का कहना था कि अब तुम्हें यहीं पर ही रहना होगा ताकि तुम्हें यहाँ का माहौल समझ आ जाए। सबकी बातें सुनकर साहब की बातें सुनकर मालकिन यहाँ रुक गई और घोड़े के साथ टाइम गुजारने लगी। मालकिन की आदत बड़ी अलग सी थी। वह सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर बैठी जाती थी और नाश्ते में हर चीज़ खाती थी जिसमें उन्हें ताकत हासिल हो। मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी गर्म चीज़ किसी लड़की को खाते नहीं देखा था। वह रोज़ाना टाइम पर खाना खाती थी और अपनी खूबसूरती का भी बहुत ख्याल रखती थी। सबको साहब जब साहब घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन वह हर टाइम पर अपने ऊपर परफ्यूम लगाए रहती थी। हमेशा घर में टिप टॉप बनकर घूमती थी। उनको अपने नए घोड़े से बहुत लगाव हो चुका था और वह हमेशा उसके साथ अपनी तन्हाई के टाइम गुजारने लगी थी। जब वह घोड़े के साथ बिजी होती थी तब हमें भी वहाँ पर जाने की इजाज़त परमिशन नहीं होती थी। साहब को 3 दिन ही गुजर चुके थे, तभी एक दिन घोड़े की आवाज़ में अपने कमरे से बाहर निकला तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी मालकिन घोड़े के साथ मोहब्बत और लगाव की आधी रात का इजहार करते हुए वह घोड़े की टांगों के पास बैठी हुई थी। और यह सब देखकर मेरी जान निकल गई थी। फिर उसके बाद दोबारा ऐसा ही हुआ। 2 दिन के बाद फिर मुझे उस घोड़े की अजीब सी आवाज़ आने लगी। जब मैं अपने कमरे से बाहर आंखें बंद करके वह सोने के लिए लेटा हुआ था, तभी मुझे घोड़े की आवाज़ आई तो मैं चौंक गया। कुछ देर पहले तो मुझे तबेले की तरफ से घोड़ा लौटता हुआ अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक-ठाक खड़ा हुआ था। सबको कोई परेशानी नहीं थी। फिर अपने जाने कि वह इतनी ज़ोर-ज़ोर से अपनी आवाज़ निकाल रहा था। कुछ देर तक मैं अपनी जगह पर ऐसे ही लेटा रहा, लेकिन मुझे जब लगा कि घोड़े की आवाज़ कुछ नॉर्मल नहीं है, बल्कि हमेशा से कुछ अलग है, जैसे उसे बड़ी परेशानी हो रही थी, मुझे नहीं रहा गया। उसकी देखभाल में ना ही मेरी ही ज़िम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मैं जानवरों से मामले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसलिए इसीलिए रात को अपने बिस्तर छोड़कर क्वार्टर से बाहर निकला। बाहर आने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड थी। शायद उसको भी यह तकलीफ़ हो रही हो कि जैसे ही मैं तबेले के पास पहुंचा तो लेकिन आधी रात को मालकिन यह क्या कर रही थी? आखिर उसका आधी रात का टाइम ही घोड़े के पास आने को क्यों मिलता था? कुछ देर बाद मैं मालकिन की ऐसी हरकत देखकर जिनको देखने ही मेरे होश उड़ गए थे। मालकिन ने घोड़े की लगाम अपने पेट पे लगाई और पेट चटवाने के लिए उसकी टांगों के पास बैठ गई। वहाँ पर खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि वह सब कुछ क्या हो रहा है। 2 दिन पहले भी मैंने मालकिन को यही हरकत करते हुए देखा था और आज फिर वही टांगों के बीच बैठी हुई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी नई नवेली भूटान की मालकिन ऐसी हरकत कर सकती है। जो कुछ मैं दोनों को ये सब देख रहा था उसके आगे कुछ भी नहीं देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी और इसके बाद मैं अपनी जगह पर आकर लेट गया। मगर वह यही सब सोच कर मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में मालकिन की वह सारी हरकतें घूम रही थी। जितना कुछ मुझे समझ आ रहा था वह मेरे बर्दाश्त से बाहर था। क्या मेरी मालकिन आधी रात को घोड़े के साथ नई नवेली मुझे अपने दिमाग में नहीं ऐसी बातें तो नहीं लाना चाहिए। रात को बड़े छोटे कपड़े पहनती थी मालकिन, जिन्हें देखकर मुझे भी शर्म आती थी। मालकिन की ये तो सब गैर मौजूदगी में अपने घोड़े के साथ ही मेरे दिल में बड़े गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। फिलहाल यह सब सोचते सोचते मुझे नींद भी आ गई थी, जिसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मुझे देर के लिए रात होने वाली थी। मेरे दिमाग में निकल गई। उसके बाद मैं अपने कामों में बिजी हो गया था। मैं जब भी उसके बाद यहाँ सब रोज़
साहब रोज मालकिन से हुआ करते देखा तो मैंने सोचा कि मालकिन का पूरा सच अपनी आंखों से देखूंगा और फिर साहब को इस बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि उसने ज्यादा दिन तक इस बात को छुपाना मेरी वफादारी से ऊपर ढाबा है। फिर अगली रात जब घोड़े की हल्की सी आवाज आती है तो फिर वह क्वार्टर से निकला और धीरे धीरे तबले के पास पहुंच गया। मेरी मालकिन घोड़े के पास ही खड़ी हुई थी और शायद उसका ये कानों में कुछ कह रही थी। ऐसा लग रहा था कि घोड़ा भी मालकिन की बातें समझ रहा था। और फिर घोड़े ने अचानक से मालकिन का मुंह चाटा। मालकिन ने पूरी तरह घोड़े को मोहब्बत और जज्बात में काबू कर लिया था। वह धीरे धीरे उसको सहलाए जा रही थी और फिर उनके कदमों में बैठ गई। यह सब देखकर मेरी सांस सीने में अटकने लगी थी। आगे का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आज की रात मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन ने ऐसी हरकत क्यों की है। आखिर इसलिए मालकिन ने ये सब घोड़ों के लिए जीत की है। बड़ी मैडम ने बड़ी ठीक-ठाक से कहा कि भूटान की लड़कियों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वह मुंबई की लड़कियों जैसी नहीं होती हैं। आज बड़ी मैडम की बात का मतलब मुझे समझ आ गया था। मेरी मालकिन जो कुछ भी मुझे की दिया करती थी मैंने आज भी नहीं देखा था, इसीलिए मैं खामोश से वह सब कुछ देखने के बाद वापस अपने क्वार्टर में जाकर सो गया था। और सोते-सोते यही सोचने लगा कि मुझे इस बारे में सब के बात करनी चाहिए, साहब से बात करनी चाहिए या नहीं। मैं बड़ा परेशान हो गया था और सोच रहा था, सच में मेरे सर में दर्द होने लगा था। आखिरकार मैं क्या करूं? मैं नहीं अपनी परेशानी में से किसी को बता नहीं सकता था। साहब के घर वापस आने में अभी 15 दिन बाकी रह गए थे। 15 दिन में अपने नई मालकिन की हरकतों को देखना चाहता था। 2 दिन बाद जब मैं मालकिन आधी रात के घोड़े के साथ वक्त गुजार कर अपने कमरे में वापस जा रही थी तो उसी टाइम में अपने क्वार्टर में वापस जाने की वजह धीरे धीरे दबे पांव मालकिन के कमरे तक पहुंच गया और वहां खिड़की से उसके कमरे के अंदर का झांकने लगा। यह देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि मालकिन ने कमरे में जाकर एक नई हरकत की थी। मेरी मालकिन कमरे में जाकर कुछ ऐसा कर रही थी जो बिल्कुल भी सही नहीं था। मुझे यह सब नहीं साहब से नहीं देखा जा यह सब देखा नहीं जा रहा था। तभी उसकी आधी रात को सहारा लेना पड़ रहा था मेरे लिए। अब खामोश रहना सही नहीं था। मेरी मालकिन जो भी घोड़े के साथ कर रही थी यह सब कुछ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए मैं सुबह होते ही सीधे बड़ी मैडम की सेवा में हाजिर हो गया। उन्हें मालकिन की सारी बातें मैं बता दी, सब कुछ सही सही बता दिया। मेरी बातें सुनकर बड़ी मैडम कहने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे भाई ने तो अपनी मर्जी से शादी की है। अगर मैं इस लड़की के खिलाफ विनय से सब कुछ कहूँगी तो वह भी मुझे पर भरोसा नहीं करेंगे। वैसे भी इतने दिनों में मुझे अंदाजा हो गया है कि वह सीधी सादी लड़की नहीं है। उसने तुम्हारे सब दौलत को देखकर तुमसे शादी की है और वह आज भी नहीं तो कल सबको छोड़ के चली जाएगी। अब देखो, मेरे भाई को कभी मेरी शादी की फिक्र नहीं है। चुपचाप भूटान में जाकर अपनी भूटान की पत्नी लेकर आ गया और वहाँ पर नई नई हरकतें करती रहती है। भला कोई घोड़े को शौकीन कैसे हो सकता है? और वह इतनी भी हमेशा सर से सारा टाइम घोड़े को ही गुजारती रहती। लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बड़ी मैडम की बातें सुनकर तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गया था और मालकिन को रोकने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उनका कहना यही था कि अगर वह अपने भाई से कुछ पूछना चाहेगी तो इस तरह से वह कहना भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके दुनिया में माता पिता भी जिंदा नहीं है जो उनकी बातों को समझ सके। अपने छोटे भाई के अलावा उसके पास कोई और नहीं सहारा नहीं था। उसकी यह एकदम बात ठीक थी, लेकिन मेरा खामोश रहना भी ठीक नहीं था। इसलिए मैं गुजरते दिनों के साथ साथ में आने का साहब का इंतजार करने लगा। मैं भी बहुत ही बेचैनी से साहब का इंतजार करने लगा था। रात में मेरे कानों कान आवाज़ गूंजती थी, बहुत ज़्यादा, जो मुझे परेशान करने लगी थी। पर मैं जानता था कि मालकिन क्या कर रही थी, पर शायद भूटान की लड़कियां ऐसा ही करती हैं। पूरे 15 दिन गुजरने के बाद जब घर का सारा वापस आ गए तो साहब ने मालकिन ने उसके गले को लगा लिया और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगे। उन दिनों में मैं पीछे ही खड़ा हुआ था और यह सोचने लगा कि नहीं, मुझे यह सब बात अब करनी चाहिए या नहीं। अगर सब साहब ने मेरी बात को यकीन नहीं किया तो कहीं वह गुस्से में मुझे इस घर से निकाल न दे, क्योंकि इस घर के अलावा
मेरे पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। 12 साल की उम्र में ही मैं यहाँ पर रहने आया हूँ, बस यही सब। साहब सोते हुए मेरी सब इतनी बार में बातें करके हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर मैं कुछ भी मालकिन कर दे रही तो उन्होंने सबके सामने इकरार कर दिया तो वह फिर मेरा क्या होगा? किस तरह से अपने साहब के सामने खुद को नहीं साबित कर सकूँगा और उसकी पत्नी क्यों इस बात का इकरार कर लेगी? यह सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। साहब को किस तरह से बताऊँ कि मालकिन साहब की गैर मौजूदगी में घोड़े के साथ आधी रात में क्या करती है? जब साहब आराम से सो के बाद कमरे में बाहर निकलते और मुझे अपने पास बुलाकर घर के बारे में पूछने लगे, जैसा ही वह हमेशा करते थे। जब भी वह घर पर आते थे तो मुझे अपने घर की सारी इन्फॉर्मेशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही मुझ पर बहुत भरोसा किया था। मुझे इस टाइम पर यह मौका कि मैं साहब को मालकिन की हकीकत बता दूँ। साहब मुझ पर भरोसा करें या ना करें, मैं इस बात का ख़याल नहीं किया, क्योंकि मैं उसे घर का नमक खाया था और उसके साथ कभी भी गलत होने नहीं दे सकता था। यही सब मैं सोचकर मैंने साहब को बता दिया और रात के अंधेरे में मालकिन हर रात घोड़े के पास क्या करती थी। मेरी बात सुनकर ही सब साहब मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम्हारी मालकिन को घोड़े से मोहब्बत है, लेकिन इसका यह कहना नहीं है कि वह ऐसी कोई वैसी हरकत करेगी। और भला ऐसा कैसे क्या हासिल होगा? वह तो मुझसे बहुत ही मोहब्बत करती है और हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैंने साहब से आगे सर झुका लिया और उनसे कहा कि मेरा काम आपसे वफ़ादारी करना था, बाकी मालकिन क्या करती है और क्यों करती है या नहीं जानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं था और ना ही मुझे इस बात की कोई मतलब थी। लेकिन मुझे डर था कि कहीं मेरा मुँह बंद रखना आपको नुकसान न पहुँचा दे, क्योंकि मालकिन जो भी कुछ कर रही थी, शायद उसको आपको नुकसान भी हो सकता था। मेरी बात सुनकर वह शांत हो गए थे और उन्होंने भी पत्नी को बुलाया और कहा कि मैं आज की रात बिज़नेस के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ और एक बार फिर तुम्हें घर में अकेला रहना होगा। मैं अपने साहब की बात को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए मैं फ़ौरन समझा कि वह यह सब अपनी आँखों से देखना चाहते थे। साहब की बात सुनकर मालकिन थोड़ी-सी देर के लिए खामोश हो गई और फिर घोड़े के देर बाद कहने लगी, थोड़ी देर बाद फिर कहने लगी, आप जल्दी घर वापस आ जाना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। यह बात सुनकर थोड़ी देर के लिए वह भी उदास हो गए थे। रात को अंधेरे में होते ही पहले ही वह घर से निकल गए और पीछे से घूमकर मेरे क्वार्टर में बैठ गए। जब मैं रात को अपने क्वार्टर में पहुंचा तो साहब को देखकर हैरान रह गया था और फिर जब आधी रात हुई तो उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। किस तरह से मालकिन घोड़े की टांगों के करीब बैठी हुई थी। साहब को तो यह सब कुछ देखकर भी यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी पत्नी ऐसा भी कुछ कर सकती है। साहब फौरन मालकिन के पास पहुंच गए। उनको देखकर मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया और साहब ने गुस्से से उसे मालकिन की तरफ देखते हुए कहा कि आपकी बहन का कहना है कि आप पहले ही कई लड़कियों से के बाद अफेयर हो चुका है और अभी आप भी दूसरे शहर जाते हो तो वहाँ पर भी किसी न किसी लड़कियों को अपना दोस्त बना लेते हो। आपकी बहन मुझसे बता रही थी कि अगर मैं जल्द से ही जल्द आपके बच्चों की खुशी नहीं दे सकती, आप मुझे कभी भी छोड़ सकते हो ताकि वह बच्चा आपके पैरों की जंजीर बन जाए और आप अभी भी किसी औरत की तरफ नज़र भी नहीं उठाओ। यह सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं आपके घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करके यहाँ तुम्हारे शहर में आकर रहने लगी हूँ और अगर ऐसे ही तुमसे भी मेरे साथ धोखा किया तो मैं बेसहारा हो जाऊँगी। यही सोचकर जब मैं परेशान हुई तो मुझे आपकी बड़ी बहन ने बताया कि उनको बहुत सारे पुराने टोटके के बारे में पता है, जिनके करने के बाद वह हर पत्नी अपने पति के दिल में बस जाती है। उन्होंने मुझे उपाय दिया कि अगर तुम किसी घोड़े के साथ प्यार मोहब्बत से रहोगी और उसकी टांगों के बीच में से बाल उखाड़कर काटकर अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लिया करोगी तो जल्द ही तुम्हारे घर में बच्चा हो जाएगा। इसका मतलब यही था कि मालकिन बड़ी मैडम की बातों में आ गई थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि फिर मालकिन को छोड़कर साहब कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने बड़ी मैडम के कहने पर कि यह झूठी बातें कही थी। भूटान की लड़कियां को घोड़े की
बिना रह ही सकती हैं। साहब ने अपनी पत्नी को खुश की तारीफ सुनी, एक और घोड़ा खरीद कर दे दिया और खुद दूसरे शहर चले गए थे। और मालकिन अपनी नंद की बातों में आकर घोड़े के साथ टाइम गुजारने लगी थी, बल्कि उसकी टांगों के बीच में बालों को काटकर अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लिया करती थी, जिसका कोई भी मतलब नहीं था। बड़ी मैडम ने यह बात बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि वह मेरा क्वार्टर तबेले के पास है और मैं उसके अपने मालिक के बहुत ही ज़्यादा वफादार हूँ। मैं जब भी मालकिन को कोई ऐसी हरकत करते देख लूँगा तो ज़रूर अपने साहब को बता दूँगा। बड़ी मैडम खुद भी हमेशा मालकिन की शिकायत साहब से करती रहती थी। बड़ी मैडम चाहती थी कि वह मालकिन को घर से निकाल दे, लेकिन इस तरह से तो कभी भी मालकिन घर से निकलने वाली नहीं थी। इसलिए उन्होंने यह अजीब खेल खेला था और जिसमें भी मैं उनका शिकार बन गया था। अगर साहब नहीं होते तो आज उनके सामने इतनी बड़ी सच्चाई खुलकर नहीं आती। सच पूरी तरह से खुलकर साहब के सामने आ गया था और मैं भी शर्मिंदा से साहब के आगे सर झुकाकर खड़ा हुआ था। मैंने साहब और मालकिन दोनों से ही माफ़ी मांगी तो उन दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि उनका असल का गुनहगार मैं नहीं बल्कि उनकी बहन ही थी। सब साहब ने जब सारी बातें बड़ी मैडम से कही तो वह रोने लगी और रो रो कर बताने लगी, विनय, मुझे नहीं पता था कि तुम एक दिन भूटान से शादी कर लोगे, पत्नी को अपने साथ इस घर में लेकर आ जाओगे, बल्कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन की फिक्र नहीं होती थी। तुम्हारी जवान बहन जिसकी शादी के लिए उम्र निकली जा रही थी, तुमने उसके बारे में ना ही सोचा और तुमने ना ही खुद शादी की थी। तुम्हें पता है कि अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रही हूँ। इस घर में अकेलेपन में रहते रहते बोर हो गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे इस घर की जायदाद पर एक मालकिन लेकर आ जाओगे, वह भी दूसरे शहर की। मेरे बहुत अरमान थे कि मेरी शादी हो जाए और मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली जाऊं। उसके बाद मैं अपने भाई के लिए भी लड़की देखूं और उसकी भी शादी हो जाए। लेकिन तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए थे सिर्फ इस लड़की वजह से। इसलिए मुझे यह लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। मैं चाहती थी कि यह लड़की इस घर में से चली जाए और मेरी शादी होने के बाद ही तुम्हारी शादी हो, क्योंकि मैं उम्र से तुमसे बड़ी हूँ। इसलिए मेरी शादी पहले होना चाहिए थी और इसी लड़की ने मेरी ज़िंदगी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आने वाली थी घर में जब बहू का यह आ जाती थी तो वह ननद को भी नहीं समझती थी, और फिर जब तुमने भी मेरा ख्याल नहीं किया तो तुम्हारी पत्नी मेरा ख्याल कैसे कर सकती थी। मुझे पता चल गया था कि अब मेरी इस घर में वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैंने यह सब खेल खेलना और तुम्हारी पत्नी को इस घर में से निकालने की कोशिश करने लगी। मुझे लगा कि अगर तुम अपनी पत्नी को घोड़े के साथ ऐसी अजीब हरकतें करते हुए देखोगे तो ज़रूर उसे घर से निकाल दोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। साहब ने बड़ी मैडम से आगे हाथ जोड़कर उसने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, दीदी, मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी का सदमा आपके दिल पर इतना गहरा पहुंचेगा। मुझे पहले अपनी बड़ी बहन की फिक्र करनी चाहिए थी कि मेरी बहन मुझसे उम्र में बड़ी होती है तो अब मैं भी कुंवारी और बैठी करके घर में ही ले आया। अब मैं जल्द से जल्द किसी अच्छे ख़ानदान में आपका रिश्ता पक्का कर दूंगा और देखता हूँ मैं आपकी शादी खूब धूमधाम से करूँगा। आप अपनी ससुराल में हमेशा खुश रहोगे। यह बात सुनकर बड़ी मैडम बहुत खुश हो गई थी और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में मालकिन की शादी अपनी मोहब्बत की सेवा से के बड़ी ही मैडम का बड़ी दिल जीत लिया था। साहब ने मालकिन के लिए शहर के बड़े बिजनेसमैन लड़के से उनका रिश्ता तय कर दिया था, जिससे जल्दी उनकी सगाई भी हो गई थी और कुछ दिन बाद शादी हो गई थी। मैडम अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश थी। हर औरत सिर्फ औरत ही मोहब्बत की ख्वाहिशमंद होती है, और अगर उसे और हाँ, अगर ये स्टोरी पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको
सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।